बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन के ऊपर कल रात इसराइल की तरफ से जो जारहियत सामने आई, जिसमें इसराइल के F-16 तैयारों के साथ साथ F-35 तैयारों ने हिस्सा लिया और 20 के करीब ये तैयारे थे जो कि यमन के पोर्ट सिटी हुदैदा के ऊपर बमबारी करने की गर्ज से उड़े थे इसराइल से। और फिर इन तैयारों ने 3 अरब ममालिक की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए यमन तक पहुँचते हैं ये तैयारे, और फिर उसके बाद यमन के ऊपर 50 के करीब जो है वो बम इन तैयारों की तरफ से गिराए गए हैं हुदैदा के ऊपर। और उसके बाद जो उस इलाके की कैफियत थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी। यानी फिर एक तरफ तो वो पोर्ट सिटी और उसके बाद फिर वहाँ पर जो मौजूद ऑयल प्रोसेसिंग या ऑयल रिफाइनरीज थी उनको निशाना बनाया गया था। इसके साथ साथ जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था इसराइल की तरफ से उसको तबाह किया गया था। ये हमला उस हमले के बाद आया था सामने जब यमन की तरफ से इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था। एक बराह रास्त हाइपरसोनिक मिसाइल से जो है उस एयरपोर्ट को दागा गया था। उसके बाद इसराइल की तरफ से इन तैयारों ने अरब ममालिक की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए यमन पे हमला किया और उस हमले के अंदर यमन के पोर्ट सिटी हुदैदा को काफ़ी शदीद नुकसान पहुंचाया। उसके बाद अब कैफियत ये है कि एक आंख मचोली किसी सूरत हाल है जो कि अब यमन और इसराइल के दरमियान शुरू हो चुकी है। इसराइल का कल रात के हमले के बाद आज इलाद के ऊपर एक हमला किया गया। यमन से इसराइल के एक बंदरगाही शहर इलाद को निशाना बनाया गया, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए जो कि इलाद तक पहुंचे। और फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से ये वार्निंग जारी हो गई कि हम अब सना एयरपोर्ट के ऊपर हमला करेंगे। और फिर उसके चंद घंटों के बाद इसराइली तैयारों ने सना एयरपोर्ट के साथ साथ सना यानी जो दारुल हुकूमत है यमन का उसके बहुत सारे अवामी टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसके अंदर सीमेंट फैक्ट्रियां शामिल हैं। इसके साथ साथ जो सेंट्रल पावर स्टेशन है उसको भी तबाह किया गया है। अब इस वक्त यमन के अंसारुल्लाह का पॉलिटिकल जो ब्यूरो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और उसके एक मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने ये वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है कि इस वक्त जो भी जारहियत की जा रही है इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, इस जारहियत का जवाब यमन जारहियत से ही देगा। यानी फिर जो हमले अब यमन की तरफ से इसराइल पे किए जाएंगे वो बिल्कुल उसी नौयत के हमले होंगे जिस नौयत के हमले अब तक इसराइल यमन पर करता आया है। आज के हमले और कल के हमलों की बात करें तो तकरीबन 100 के करीब एयर रेड्स हुई हैं यमन के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें जो नोटेबल इलाके हैं वो हुदैदा है और उसके साथ साथ जो दारुल हुकूमत सना है उसके अंदर आज की कार्रवाइयों के अंदर काफ़ी सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ थी यानी फिर सीमेंट फैक्ट्रीज को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर का पावर स्टेशन था, सेंट्रल पावर स्टेशन जो यमन के बहुत सारे इलाकों को बिजली फराहम करता था, उसको भी इसराइल की तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अब यमनी अंसारुल्लाह के पॉलिटिकल ब्यूरो मोहम्मद अल बुखैती ने वाज़ेह कर दिया है कि इस इसराइली जारहियत का जवाब यमन एक भरपूर जारहियत से देगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस वक्त बहुत सारी इसराइली ऐसी मिलिट्री साइट्स या ऐसी दुश्मन की साइट्स थी जिनको यमन ने अब तक नहीं छेड़ा था, और अब ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि इन हमलों के बाद यानी अब जो यमन से जारहियत का एक सिलसिला शुरू होगा उसमें इसराइल की उन जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा अंसारुल्लाह की तरफ से जिनको अब तक टारगेट नहीं किया गया था। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस जंग के अंदर जिस तरह से अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के साथ शामिल है इस बर्बरियत में, इस एग्रेशन में, जो कि एक तरफ तो वो यमन के खिलाफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गजा का मामला है यानी कि जो गजा के ऊपर इस वक्त जो मजालिम और बर्बरियत का एक बाजार गर्म है उसमें मुकम्मल तौर पे इसराइल के साथ अमेरिका और बरतानिया भी शामिल है। और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जब तक गजा के लोगों के ऊपर जो मुहासरे की कैफियत है, उनकी जो नस्लकुशी का एक सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होता, यमन इसी तरह से ये तमाम कार्रवाइयाँ इसराइल के खिलाफ करता रहेगा और उसके अंदर तेज़ी आएगी। यानी फिर एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है अमेरिका को भी, इसके साथ साथ बरतानिया और इसराइल को भी कि जो भी कार्रवाइयाँ इस वक्त यमन के खिलाफ इन तमाम ममालिक या इन तमाम कोलिशंस की तरफ से की जाती रही हैं या की जा रही हैं उसका जवाब भी उसी तरह का एक भरपूर हमले और जवाबी कार्रवाई के जरिए यमन की तरफ से दिया जाएगा। इस वक्त अगर बात करें तो सैकड़ों की तादाद में इन हमलों के अंदर यमनियों की शहादतें सामने आई हैं। इसके साथ साथ इस सैकड़ों ही ऐसे हैं जो कि इन हमलों के अंदर शदीद जख्मी हैं। अगर कल के हमले की बात करें तो उस इलाके के अंदर वो जो पोर्ट सिटी या पोर्ट का इलाका बंदरगाही शहर था, इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से वहाँ मौजूद जो इनकी एक ऑयल फैसिलिटी थी, रास अल ईसा ऑयल फैसिलिटी, उसको टारगेट किया गया था और
उसके बाद उस इलाके के अंदर शदीद आग भड़क उठी थी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कल के हमले के बाद जो कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, यानी फिर ऐसे 50 बम इस्तेमाल किए गए इसराइल की तरफ से जो कि अमरीकी हमलों में 3 से 4 की तादाद में इस्तेमाल किए गए थे। तो एक बहुत ही बड़ी और भरपूर जो है वो तबाही मची थी हुदैदा पे, और उसका जवाब यमनियों ने इस तरह से दिया कि आज सुबह ही इलाद के ऊपर एक अटैक किया, जिसके बाद फिर वार्निंग सामने आई थी इसराइल की कि वो सना एयरपोर्ट को टारगेट करेंगे और सना के एयरपोर्ट को खाली करने का एक बाज़ाब्ता वार्निंग जो है वो इसराइल की तरफ से जारी की गई थी। अब इस वक्त जो यमनियों की तरफ से धमकी सामने आई है, जो एक वार्निंग सामने आई है, हैफा के ऊपर, जो हैफा की बंदरगाह है उसके नज़दीक जो इसराइल की अमोनिया स्टोरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको निशानदही करके या उनको ऊपर जो है तीर का निशान लगा के ये तस्वीरें इस वक्त हौसी अकाउंट जो है वो इस वक्त शाया कर रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं जो कि हौसी ऑपरेट करते हैं वो जो है अब वाजे कर रहे हैं कि अगला जो हमला अंसारुल्लाह की तरफ से या यमनी हौसियों की तरफ से इसराइल पे होगा, हैफा के अंदर इस अमोनिया के जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको टारगेट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी इस वक्त सामने आया है कि यमन अब उन तमाम अरब ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है जिनकी एयर स्पेस कल के हमले में इसराइली तैयारों ने इस्तेमाल की थी, और उनकी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल करते हुए ही ये तैयारे इसराइल से यमन तक का सफ़र तय कर पाए थे। तो अब उन तमाम ममालिक जिसमें सऊदी अरब शामिल है, इसके साथ साथ उर्दन शामिल है, और कुछ ममालिक के बारे में ये भी एहतमाल किया जा रहा है कि उसमें सीरिया की फिजाई हुदूद भी शामिल है। तो ये 3 ऐसे अरब ममालिक थे जिनकी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए इसराइली तैयारे यमन तक पहुंचे हैं और यमन पर एक जारहियत का बाजार कल रात गर्म किया। अब जो कैफियत सामने आ रही है, यमन ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर और एक ऑफिशियली बाज़ाब्ता बैन इम्पोज कर दिया है इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पे। इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तो अब ये खबरें भी दे रहे हैं, या ये पैनिक की स्टेट है उसके अंदर, या इसराइल के शहरियों के अंदर ये खौफ व हिरास पाया जाता है कि आने वाले वक्तों में यमनी हैफा के एयरपोर्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने इसराइल के याफा या बिन गुरौन एयरपोर्ट को तिल अबीब के टारगेट किया था। तो अब इसराइलियों के अंदर ये बेचैनी भी पाई जाती है कि आने वाले वक्त में हौसियों की तरफ से हैफा का जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया जाएगा, जबकि यमन ने अब ऑफिशियली इस बात का जो है वो अनाउंस कर दिया है, और इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं उनको, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसके साथ साथ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA को भी आगाह कर दिया है कि अब यमनियों की तरफ से या यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से एक बैन लगा दिया गया है इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स पे, यानी फिर इनसे जो भी परवाजें फ्लाई करेंगी या यहाँ पे लैंड करेगी, अगर उस दौरान उन एयरपोर्ट्स पे यमनियों की तरफ से हमला होता है तो यमनी इस बात से पहले ही आगाह कर चुके हैं और इस बात से पहले ही वार्न कर चुके हैं कि इसके जिम्मेदार ये तमाम इदारे होंगे, चाहे वो IATA हो, चाहे वो HOCC हो, चाहे वो ICAO हो। तो एक मुकम्मल तौर पे एयर ट्रैफिक बैन जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है, नाफिजुल अमल हो चुका है यमन की तरफ से, और इसका स्टेटमेंट भी जो है वो जारी कर दिया गया है इन तमाम कंसर्निंग इदारों को कि इस वक्त इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स पे इमरजेंसी की सी कैफियत है और किसी भी लम्हे यमन की तरफ से इन एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा सकता है। अब इस वक्त यमनियों की तरफ से एक तरफ तो हैफा के अमोनिया टैंक्स उड़ाने की धमकी दी गई है, इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है, और उसके साथ साथ ये भी इस वक्त जो है वो बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं, हौसी रिलेटेड अकाउंट्स हैं, उनके जरिए इस बात की भी तशहीर हो रही है कि अब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है इसराइलियों को कि इसराइली हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को कोसोगे कि तुम अपनी माओ की कोख से पैदा ही क्यों हुए या इस दुनिया ही में क्यों आए। तो इस वक्त कैफियत ये है कि यमन इस वक्त मुकम्मल तौर पे इस जंग के लिए तैयार हो चुका है, आमादा हो चुका है, और बहुत सारे यमनी जो कबाइल हैं वो भी अब शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं हौसियों के। अगर बात की जाए तो तकरीबन इस वक्त 8 से 9 लाख हौसी हैं जो कि तैयार बैठे हैं और इस वक्त इस जंग के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि कोई भी अहम अपडेट आप मिस न कर सके। साथ साथ आपको ये बताते चले कि इंडिया की तरफ से आबी दहशतगर्दी का आगाज हो चुका था और इंडिया ने बहुत सारे अपने जो डैम्स थे उनके ऊपर एक पहरा लगा दिया था, और इंडिया ने अपने बहुत सारे डैम जो कि पाकिस्तान की तरफ फ्लो करते थे और पाकिस्तान उनकी तरफ से जो आने वाला पानी था वो फ्लो करता था, उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया था। लेकिन अब एक ऐसा इंसिडेंट आज हुआ है जिससे अब इंडिया के तमाम किए कराए पे
پانی پھر چکا ہے۔ انڈیا کا کرشنا گنگا ڈیم ہے، اس کے گیٹس اس پانی کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے اور پھر اس طاقت سے جو ہے وہ ڈیم کے گیٹ کھلے ہیں، یعنی ڈیم کے گیٹ کے پڑخ اڑ گئے ہیں اور پھر جو کرشنا گنگا ڈیم کے اندر پانی جو ریزروائر کے اندر جمع کیا گیا تھا وہ اتنی تیزی کے ساتھ بہا ہے اور دوبارہ پاکستانی دریاؤں کا اس نے رخ کر لیا ہے۔ تو اس وقت مودی سرکار کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہو چکا ہے کہ ایک دن پہلے ایک گیدڑ بھبکی لگائی گئی تھی کہ ہم نے پاکستان کا پانی روک دیا ہے، اس کے اوپر نافذ العمل کر دیا ہے اس کام کو، یعنی پھر ڈیمز کے گیٹ مکمل طور پہ بند کر دیے ہیں اور پانی پھر انڈیا کے ان ڈیمز کے ریزروائر میں رہے گا۔ اور پھر آج قدرتی طور پہ یعنی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ڈیم کے پانی کے پریشر کو ڈیم کے گیٹس برداشت نہیں کر پائے اور طاقت سے یہ ڈیم کے گیٹس جو ہے وہ تباہ ہو گئے، گر گئے، اور اس کے بعد وہ تمام پانی جو کہ انڈیا کی طرف سے جان بوجھ کر پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے اور سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روکا گیا تھا، وہ مکمل طور پہ پاکستانی دریاؤں میں شامل ہو گیا۔ ساتھ ساتھ اس وقت آپ کو یہ بھی کیفیت بتاتے چلیں کہ انڈیا کی طرف سے جو واگھا اور اٹاری بارڈر بند کیا گیا تھا، لیکن پاکستان کے واگھا بارڈر پہ روزانہ صبح اور شام میں تقاریب ہوتی ہیں جس میں پرچم پاکستانی اور انڈین بھی سرنگوب کیے جاتے ہیں اور چڑھائے جاتے ہیں۔ اب ایک ایسی تقریب کی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈینز کے اندر اتنا زیادہ خوف ہے کہ انڈیا کا جو پویلین ہے، جو لوگ اس وقت بھرے ہوتے تھے جب یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیٹس کلوزنگ سیریمنی ہوتی تھی اور پرچم سرنگو کیے جاتے تھے، اس دوران دونوں پویلین بہت زیادہ رش سے کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے، لیکن اب انڈینز کے اندر وہ اتنا زیادہ خوف بیٹھ چکا ہے اس جنگ کا، یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف کا پویلین مکمل طور پہ خالی ہے، چند افراد وہاں موجود ہیں، جبکہ اگر کیمرہ پاکستانی جب پویلین کی طرف گھومتا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی پویلین واگھا بارڈر کے مقام پر ویسے ہی کھچا کھچ بڑا ہے اور لوگوں میں کسی بھی قسم کا خوف و ہراس نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ انڈیا مکمل طور پہ اپنے ہی لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں تو کامیاب ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا جوش اور ولولہ اسی طرح قائم اور دائم ہے، اور جس طرح سے وہ پہلے اس واگھا بارڈر کی تقاریب میں حصہ لیتے تھے، سیریمنیز میں روزانہ کی بنیاد پہ آتے تھے، آج بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹیل رپورٹس یہ بھی واضح کر رہی ہیں کہ انڈیا نے اپنا براہموس میزائل جو ہے اس کا تجربہ بارڈر کے نزدیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ براہموس 2 ہائپرسونک کروز میزائل ہے یہ انڈیا کا، جس کا تجربہ اس نے اب پاکستان کے 2 تجربات جس میں فتح 1 اور اس کے ساتھ ساتھ ہتف 2 جو میزائل ابدالی میزائل کے تجربے پچھلے 2 دن میں کیے گئے تھے، اس کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس اپنے ہائپرسونک میزائل براہموس 2 کا تجربہ کرے گا اور یہ تجربہ بارڈر کے نزدیک علاقوں میں کیا جائے گا تاکہ پاکستان پر اپنی اس دفاعی طاقت کی دھاک بٹھائی جا سکے۔ اگر بات کریں تو رشین M22 زرکون میزائل جو ہے اس کا ایک ناک آف ہے یا اس کی ٹیکنالوجی سے بنایا گیا یہ براہموس میزائل ہے جو کہ ہائپرسونک میزائل ہے، لیکن اگر ماضی کی بات کریں تو ماضی میں انڈیا کے بہت سارے یہ براہموس جو میزائل تھے یہ اپنی ٹیسٹنگ کے دوران ہی اپنے ہدف سے چوکنے کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے اپنی شہرت رکھتے ہیں، یعنی پھر اپنے ہدف کو ایکوریٹلی نشانہ نہیں بنا پاتے اور ان کا جو گائیڈڈ سسٹم ہے وہ دوران پرواز جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور ان کا جو پوزیشننگ سسٹم ہے اس میں کافی دفعہ ڈیفیکٹ پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ اس سے پہلے بھی ناکام رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہائپ تو بہت زیادہ کریٹ ہو چکی ہے، کیا انڈیا کا براہموس 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کامیاب تجربے سے گزر سکے گا یا ایک بار پھر انڈیا کو جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے اسی طرح منہ کی کھانا پڑے گی۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر فیس بک پہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو لائک اور فالو بھی کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو نئے بلاگ کے ساتھ آپ کا یہ میزبان آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔